संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 6 मई है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के फिर हाजिर हुए हों। अभी जो प्रयास रही अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के जितना घटनाक्रम है सब एक संग बताए के प्रयास चलत है लगातार। तो संगवारी हो, अब आज के क्रम ला शुरू करत हन, हिंदी में आत हूँ और पहला समाचार ले चालू करत हूँ। सबसे पहले आज के दिन के बारे में बात करेंगे। आज यानी 6 मई का जो दिन है वो मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल नो डाइट डे, यानी कि आज के दिन वो जो डाइटिंग की प्रक्रिया होती है ना, जो लोग वजन घटाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे अवॉइड करिए, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा डाइट करना भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। प्रकृति ने आपको जिस शेप, जिस साइज़ में बनाया है, आपको अपने शरीर को वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए और उस शरीर की जो आवश्यकता है भोजन संबंधी, वसा संबंधी, फिर चाहे कार्बोहाइड्रेट संबंधी हो, प्रोटीन संबंधी, उसको वो देते रहना चाहिए। इसलिए नो डाइट डे आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार एक प्रश्न पत्र में इसके सिंबल को पूछ चुका था, तो मैं आपको इसका सिंबल बता रहा हूँ, नोट कर लेंगे। नीले रंग का रिबन यानी ब्लू रिबन इसका सिंबल या प्रतीक चिन्ह है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे आज के मुख्य समाचारों पर और हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले पुटोला नाच के बारे में। पुटोला नाच ये एक कठपुतली कला है। पहला चीज़ जो आपको नोट करना है वो क्या है कि पुटोला नाच जो है वो क्या है, तो उत्तर है कठपुतली कला। फिर सवाल कहाँ का, उत्तर है असम। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में जो दौर चल रहा है कोविड-19 का दौर, इस दौर में अगर कुछ भी चीज़ें हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से घूम फिर करके कोविड से जुड़ जा रही है। असम में जो यूनेस्को की संस्था है यानी असम यूनेस्को, उसने इस मुहिम को शुरू किया है। पुटोला नाच के माध्यम से कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने का एक अभियान है ये। पुटोला नाच में रस्सी से बनी हुई जो कठपुतलियाँ होती है या रस्सी के बल पे नचाई जाने वाली कठपुतलियाँ जो होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। असम में अलग अलग भागों में ये अलग अलग तरह से प्रदर्शित की जाती है। जैसे अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। असम के पश्चिमी भाग में बारपेटा गांव, तो इसे बारपेटा पुटोला नाच कहते हैं। वही असम के नॉर्थ में यानी उत्तरी क्षेत्र में इसे कलई गांव पुटोला नाच कहते हैं, जबकि असम के पूर्वी क्षेत्र में इसे माजुली पुटोला नाच कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप पुटोला नाच से अपडेट हो गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम पुटोला नाच क्यों पढ़ रहे हैं या इसके पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत थी, तो इसका सिंपल सा उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है कि कला, संस्कृति और प्रदेश के बारे में अलग अलग तरह की जानकारियाँ ये सिलेबस का हिस्सा होता है और अवॉइड कर देते हैं हम इस तरह के बड़े टॉपिक को, और यही गलती कर जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ाया गया। हम बात करेंगे दूसरे समाचार की। भारत और ओपेक के बीच होने वाले समझौते में आई हुई जो समस्या है उसके बारे में। भारत ओपेक कंट्रीज से तेल आयात करता है, ये आप सबको पता ही होगा। अगर आपको ये नहीं पता ओपेक क्या है तो मैं सरल शब्दों में बता दे रहा हूँ। दुनिया के ऐसे देशों का संगठन जो तेल निर्यात करते हैं उसे ओपेक कहते हैं, यानी ऑयल के जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं उनके संगठन को ओपेक कहा जाता है। ये संगठन 1960 के आसपास बना था और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ध्यान रखिए, वियना ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक देश है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। जब शुरुआत में ये संगठन बना तो इस संगठन में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला शामिल थे, यानी कि खाड़ी के ये देश प्लस वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिकी देश है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला ये सब मिलकर के इस संगठन को बनाए थे। बाद में समय बढ़ने के साथ साथ इस संगठन में और भी देश जुड़ते चले गए। जैसे क्रम से अगर देखें तो कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबॉन, अंगोला, गिनी और कांगो, ये सारे देश इससे जुड़ते भी चले गए थे। समय बीतने के साथ 2 देशों ने अपनी सदस्यता वापस भी ले ली। वापस लेने वालों में इंडोनेशिया और इक्वाडोर है। इक्वाडोर और इंडोनेशिया अब इस जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उसका हिस्सा नहीं रह गए हैं, यानी वर्तमान में ओपेक देशों की संख्या 14 है और इन देशों से भारत अपने
जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी खरीदी करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार ये हुआ है कि ओपेक कंट्रीज से हम जो तेल खरीदते थे उसमें भारी गिरावट आई है। पिछले 20 सालों में सबसे कम 12% की गिरावट आई है भारत और ओपेक देशों के बीच होने वाले तेल निर्यात संबंधों में। इसके पीछे एक बड़ा कारण तो कोविड-19 है, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है कि भारत का दूसरे देशों पर तेल खरीद के लिए निर्भरता बढ़ाया जाना। अब इसको कैसे समझे? भारत हाल के देशों में ओपेक के अलावा अमेरिका और कनाडा से भी कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 7% तक हो गई है, जो पिछले साल तक महज 1% हुआ करती थी, और कनाडा से 1.3% तक की वृद्धि हम कर चुके हैं तेल की खरीदी में। इसलिए ओपेक देशों पर तेल निर्भरता हमारी कम हुई है। तो उम्मीद करता हूं आप ये न्यूज़ पूरी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं सरल शब्दों में वापस से दोहरा दूं। भारत और ओपेक देशों के बीच होने वाले तेल संबंध, यानी ओपेक कंट्रीज से जो भारत तेल खरीदता था, उसमें 20 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। ये गिरावट 12% की है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का अमेरिका और कनाडा की तरफ रुख करना। जहां अमेरिका से खरीदने वाले तेल में हम 7% की वृद्धि कर चुके हैं, वहीं कनाडा से खरीदे जाने वाले तेल पर हम 1.3% की वृद्धि कर चुके हैं। और इसीलिए ओपेक कंट्रीज, जो कि 1960 में बनी थी, जिसमें 14 देश आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, अब उस पर भारत की निर्भरता कम हो गई है। ओपेक कंट्रीज से भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो आपको ईरान, इराक, वेनेजुएला के अलावा सऊदी अरब को याद रखना है और कुवैत को। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला मिलकर के इस संगठन की स्थापना किए थे बगदाद में। उम्मीद करता हूँ सारा अपडेट आपको मिल गया होगा। और मैं आपसे बार बार यही पूछता रहता हूँ, जो मेरी न्यूज़ पूरा सुन रहे हैं, कृपया कमेंट किया करें। आपसे अनुरोध है, कमेंट करके बताएं कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या ये डिटेल हम जारी रखें या शॉर्ट फॉर्म में बताएं। मुझे इस तरह के अपडेट आपसे जानने की बड़ी इच्छा रहती है, और आप वो रिस्पांस देते हैं तो मुझे खुशी भी होती है। मैं पर्सनली सबके कमेंट को रिप्लाई भी देता हूँ। फिर हम बात करेंगे 8 एशियाई शेरों को हुई समस्या। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब 8 एशियन शेरों को कोविड-19 संक्रमण देखने को मिला है। भारत में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था जिसमें पशु के संक्रमित होने की बात हुई हो, लेकिन अभी हुआ ये कि जवाहरलाल नेहरू प्राणी विज्ञान पार्क हैदराबाद में 8 एशियाई शेरों में ये लक्षण देखे गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ के जो कर्मचारी थे वो कोविड पॉजिटिव थे और उन्हीं के संपर्क में आने के कारण एशियाई शेरों को ये समस्या हुई होगी। बहरहाल इससे पहले अमेरिका और कनाडा में ऊद बिलाव और बिल्ली की जो प्रजाति है उनमें ये समस्या देखने को मिली थी पहले भी। अब इनके सैंपल लेकर के रिसर्च किया जा रहा है कि क्या इनमें जो म्यूटेशन पहुंच गया है, क्या इनमें जो वायरस पहुंच गया है वो क्योरेबल है, नॉन क्योरेबल है, कितना भयावह हो सकता है, पालतू जानवरों में संक्रमण की क्या संभावना हो सकती है, और अगर एक बार पशुओं में संक्रमण फैल गया तो उस पर कंट्रोल पाना कितना मुश्किल होगा। हॉलीवुड फिल्मों जैसा हो जाएगा, ये आप देखे होंगे, बिल्कुल रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक समस्या है जिसका सामना करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगा एशियाई शेरों के बारे में आपको और जानकारी दे देनी चाहिए, तो आप नोट कर लेंगे। एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका होता है, पैंथेरा लियो पर्सिका, और ये भारत के गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं। गिर एक पर्वत क्षेत्र है, एक वन क्षेत्र है, और ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ एशियन शेर की बात हो रही है तो लॉयन से समझिए आप, बब्बर शेर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा इन शेरों में हाल फिलहाल में एक समस्या, एक वायरस और जो है जो काफ़ी प्रभावित किया था, उसका नाम था कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। डिस्पेंटर वायरस जो है ये जो है इनको बहुत प्रभावित कर रहा था। अब कोविड-19 से भी प्रभावित हो रहे हैं, दिक्कत की बात है। फिर अब बात करेंगे अगले समाचार पर। कांगो रिपब्लिक, जो कि अफ्रीका का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, उस देश ने इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा कर दी है। इबोला वायरस अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो साल 2018 में इसी वायरस का बोलबाला था। सारे लोग इसी वायरस से डर रहे थे कि कहीं ये वायरस भारत ना पहुंच जाए, और पहुंच गया कोविड-19। बहरहाल इबोला एक बहुत खतरनाक किस्म का वायरस है। ये भी आपके श्वसन तंत्र पर हमला करता है। फ्रूट बैट यानी कि फल खाने वाले चमगादड़ के माध्यम से इंसानों तक ये वायरस पहुंचता था, और अब इस वायरस की पूरी तरह से समाप्ति की घोषणा कर दी है कांगो ने, जो कि एक बड़ी न्यूज़ बनी, तो इसको आप याद रख लेंगे। फिर बात करेंगे P-81 की। P-81 क्या है? तो ये एक पेट्रोल आधारित वायुयान है और इसे भारत सरकार खरीद रही है अमेरिका से।
तो हमारे पास दो चीज़ें हैं समझने के लिए। पहला, भारत और अमेरिका के बीच वायुयान खरीद का ये समझौता, 6 वायुयान भारत अमेरिका से खरीद रही है जिसका नाम है P-81। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा, P-81 विमान का निर्माण बोइंग नाम की कंपनी कर रही है जो कि अमेरिका के लिए व्यावसायिक उड़ान वाले विमान बनाने का काम करती है। यानी कि जो आप वो ऐसे विमान जिसमें लोग सामान्य ट्रेवल करते हैं उसके लिए यूज़ करी जाती थी, लेकिन अब भारत के समुद्र तटों की निगरानी के लिए P-81 विमान भारत अमेरिका से खरीद रहा है। इस समझौते को मंजूरी मिल गई है। फिर आप बात करेंगे विटालिक ब्यूटेरिन की। ये नाम थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन आप याद रखें, विटालिक ब्यूटेरिन ये दुनिया में सबसे कम उम्र वाले क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर बन गए हैं। यानी कि आभासी मुद्रा जो होती है क्रिप्टो करेंसी, उसके सबसे अधिक मात्रा में धारक व्यक्ति यही बन गए हैं। क्रिप्टो बिलियनियर अब तक कोई नहीं बना था। इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई थी जिसका नाम था इथेरियम। इनके क्रिप्टो करेंसी के एक करेंसी की वैल्यू 3000 अमेरिकन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रकम होगा। 3000 अमेरिकन डॉलर आप रफली मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 से, सिर्फ समझने के लिए, तो आप इसके मामले को समझ पाएंगे। तो ये सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में बन गए हैं क्रिप्टो करेंसी के मामले में, सबसे कम उम्र के वो भी। अब बात करेंगे, अच्छा अगर आप क्रिप्टो करेंसी नहीं जानते हैं तो मैं सरल शब्दों में बता दूं, एक प्रकार की आभासी मुद्रा होती है, वर्चुअल करेंसी होती है जिसकी खरीदी और बिक्री केवल इंटरनेट के माध्यम से की जा सकती है। भारत सरकार इसमें खरीदी और बिक्री को मंजूरी नहीं देता है, भारत सरकार इसकी वैधता नहीं मानती है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। फिर आप बात करेंगे ब्लू ओरिजिन की। ब्लू ओरिजिन क्या है? तो जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, उनकी कंपनी के द्वारा शुरू किया जा रहा एक अंतरिक्ष उपक्रम है। यानी कि वो अंतरिक्ष यात्रा के लिए यात्री भेजेंगे और इसके लिए उन्होंने जो अभियान चलाया है उसका नाम रखा है ब्लू ओरिजिन। 20 जुलाई 2021 को पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के ब्लू ओरिजिन उड़ान भरेगा। यह बहुत हाइप बटोर रहा है ये समाचार, तो आपको भी याद रख लेना चाहिए। फिर हम बात करेंगे यूरेनियम 214 की। ये न्यूज़ साइंस से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। यूरेनियम एज यू ऑल नो कि भारी तत्व में से एक मानी जाती है जिसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है, लेकिन हम अच्छे प्रयोग की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, आप यूरेनियम की सहायता से न्यूक्लियर विस्फोट करते जाते हैं और फिर लगातार एक चैन बनते चली जाती है जिससे हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होती चली जाती है। अब यूरेनियम के ही अलग अलग वर्जन या उसके टाइप ढूंढे जा रहे थे और इसमें यूरेनियम का सबसे हल्का टाइप ढूंढ लिया गया है जिसका नाम रखा गया है यूरेनियम 214। इसमें कहा जा रहा है कि जितने प्रोटॉन होंगे उसकी तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन हैं, इसलिए एक और हल्का हो गया है। इसका एक एटम जो है वो और हल्का हो गया है। सामान्यतः जो यूरेनियम के एटम होते हैं उसमें भी सबसे हल्का, तो ये प्रोटॉन की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन वाला यूरेनियम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर बात करेंगे को जीत की। को यहाँ पर कोविड है, जीत आप सब जानते हैं विनर या विनिंग को बताने वाला एक शब्द है। तो को जीत ये एक अभियान है जो भारत की सभी सेनाओं ने एक साथ मिलकर के, भारत के सभी सशस्त्र बल ने एक साथ मिलकर के शुरू किया है। फिर चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का नाम रखा गया है को जीत। अब बात करेंगे अगले न्यूज़ पर, वी कल्याणम। वी कल्याणम का निधन हो गया, ये हमारे बीच नहीं रहे। वी कल्याणम साहब गांधी जी के निजी सचिव हुआ करते थे। ये गांधी जी के निजी सचिव तब थे जब गांधी जी अपने जीवन के अंतिम समय के दौर में थे, यानी जब गांधी जी की हत्या हुई उसके पहले गांधी जी के निजी सचिव के रूप में यही उनके साथ रहते थे। 1943 से 1948 तक ये गांधी जी के निजी सचिव बन करके रहे। वैसे अगर मैं बताऊं तो गांधी जी के सबसे खास सचिव में से अगर आप किसी का नाम याद रख पाते हैं तो आपको किनका नाम याद आता है? महादेव देसाई, वो जो गांधी जी के सबसे प्रिय सचिव थे। बहरहाल इनका भी नाम आप जरूर याद रखें। फिर हम बात करेंगे ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर भारत में सबसे पहली बार ये मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ। अब इसका क्या मतलब है? ऐसे दिव्यांग लोग जो कि
वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको 4 व्हीलर के माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाने, बुजुर्ग लोग जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच पाने में असहज महसूस कर रहे थे, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाने की जो मुहिम है उसका नाम रखा गया है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। जिनकी खुद की कार है वो अपने कार के माध्यम से कारों में बैठ करके ही लाइन लगा सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए, और मल्टी स्टोरेज जो पार्किंग है उसमें गाड़ियां एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी, वैक्सीन लगता जाएगा, आप अपनी गाड़ी लेकर के आगे निकलते जाएंगे। इससे भीड़ भी नहीं होगा, कोविड संक्रमण का खतरा भी बंद गाड़ियों में कम हो जाता है। तो ये जो है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर अपने किस्म का पहला बंबई में शुरू किया गया, और उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर दिया गया है। अभी मुझे ये जानकारी मिली है, वो भी ऐड कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ रही, हालांकि कोविड न्यूज़ के बीच में दब गई कहीं, लेकिन हम इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। अतिरिक्त आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये किस्सा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार जब सत्ता में आई थी, उद्धव ठाकरे ने यह आश्वासन दिया था कि मराठियों के लिए वो अतिरिक्त 16% का आरक्षण दिलवाएंगे। इस अतिरिक्त 16% आरक्षण दिलवाने के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई, गायकवाड़ कमेटी या गायकवाड़ आयोग नाम दिया गया इसका, जिसकी सिफारिश थी कि महाराष्ट्र में मराठियों को 16% अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरक्षण की इस मांग को खारिज कर दिया। कहा कि मराठा जो है वो कोई ऐसी जाति या जनजाति में नहीं आती हैं जो कि दलित हो, पिछड़ी हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। ऐसी स्थिति में उन्हें अतिरिक्त आरक्षण दिया जाना सही नहीं होगा। किसी भी दृष्टि में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो, ये गलत होगा। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद करते हुए कहा कि इस मामले में आपको भारत का एक पुराना केस, इंदिरा साहनी केस जरूर देख लेना चाहिए। इंदिरा साहनी केस मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं जानी चाहिए, और इसलिए यह आरक्षण रद्द किया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अभी भी जिद पर अड़ी हुई है। कुछ ऐसे राज्य अभी और भी हैं जो कि 50% से अधिक आरक्षण को मान्यता दे देते हैं कई जगह पर, जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। गुजरात में भी बहुत सारे आंदोलन ऐसे होते हैं, पाटीदार आंदोलन, जिसमें अतिरिक्त आरक्षण की मांग की जाती है। हरियाणा में जाट आरक्षण, या फिर अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में भी अतिरिक्त आरक्षण की मांग को लेकर समय समय पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अब इस इंदिरा साहनी मामले को समझते हैं। ये भारतीय संविधान का एक बहुत खूबसूरत पन्ना था, जो कि भारतीय संविधान के जो आयाम है उसको स्थापित करता है। किस्सा क्या है? किस्सा कुछ ऐसा है कि भारत में एक बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान लाने के विचार हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का नाम दिया गया था मंडल कमेटी, क्योंकि इसके जो प्रमुख थे वो मंडल जी थे, तो इसलिए मंडल कमीशन इसका नाम दिया गया था। मंडल कमीशन बन गई और उसने ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग सामने रखी थी। इस समय भारत में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार ने इस बात को सामान्य रूप से मंजूरी दे दी थी। हालांकि वीपी सिंह की सरकार गिर गई, फिर चंद्रशेखर जी आए, उनकी सरकार गिरी, और इसके बाद पीवी नरसिम्हा आए, और उनके समय जा करके 1991 में फाइनली ये भारत सरकार ने मान लिया कि अतिरिक्त आरक्षण देना होगा, और वो भी ओबीसी वर्ग के लिए। इस बात से दुखी होकर के दिल्ली की एक पत्रकार इंदिरा साहनी ने इस पर याचिका दायर की। याचिका आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। इंदिरा साहनी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण अलग अलग वर्गों को दिया जाना ये संविधान में जरूर वर्णित है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी दृष्टि में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक ना होनी पाए, और इस बात को एक नजीर के तौर पर पेश कर दिया गया। इसीलिए जब भी आरक्षण का मामला आता है, इंदिरा साहनी केस को जरूर याद किया जाता है। आप भी इसी बहाने इंदिरा साहनी केस को एक बार और याद कर लिए, जान लिए, समझ लिए। अब हम बात करेंगे हमारे अपने राज्य के समाचारों पर, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के समाचार पर। पहला समाचार कोविड-19 से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक नया वेरिएंट देखा जा रहा है, जिसे N440 वेरिएंट माना जा रहा है। N440 वेरिएंट अभी तक का सबसे भयानक वेरिएंट माना जा रहा है, जो ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 के जो म्यूटेंट वायरस हैं या कि विकसित हुए वायरस का स्वरूप है और 15 गुना अधिक खतरनाक है। इसकी चपेट में आने वाले व्यक्ति की मौत
हो ही जाती है, इस तरह से एक खबर उड़ा दी गई थी। हालांकि जब ये खबर आई तो उस समय आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ आए हुए कुछ लोगों को होम आइसोलेशन में रख करके उनके सैंपल लिए गए हैं, उसका परीक्षण किया गया है कि क्या ये वायरस छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है सच में या नहीं, और अभी तक इस पर कोई साफ जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बहरहाल ये जो नए प्रकार का म्यूटेंट है या नए प्रकार का जो रूप है, इसे आंध्रा स्ट्रेन या फिर एपी स्ट्रेन का नाम भी दिया जा रहा है। इससे पहले तक छत्तीसगढ़ में जो सामान्यतः 2 लक्षण देखे गए थे वो कोविड-19 के B1-617 और B1-618 वेरिएंट थे, जो कि अभी तक सक्रिय थे। अब ये जो नया वेरिएंट आया है, ये इस पर अध्ययन चल रहा है, देखना है कि इस पर क्या अभी शोध सामने आ पाता है। अब बात करेंगे रमा बुधिया जी की। रमा बुधिया अंबिकापुर आकाशवाणी की एक प्रस्तुता हैं, यानी कि जो कि प्रोग्राम सामने लेकर के आती हैं, उन शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा वो काव्य संग्रह भी लिखती हैं, अलग अलग तरह की कविताएं भी लिखती हैं और शोध ग्रंथ भी लिखती हैं। अपने शोध को, अपने रिसर्च को वो कविता का रूप देती हैं। अर्जुन पुरस्कार जीते हुए खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी, खास तौर पर 131 अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों पर उन्होंने कविताएं लिखी है और इस शोध को उन्होंने प्रेषित किया था और ये शोध स्वीकार हो गया है। इतने अधिक खिलाड़ियों का एक साथ शोध ग्रंथ अब तक सामने नहीं आया था, वो भी कविता के रूप में, तो इसलिए इनका नाम, रमा बुधिया जी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। तो छत्तीसगढ़ की एक शख्सियत और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने में कामयाब रही। सुश्री अनुसुईया उइके जी, यानी जो हमारी महामहिम राज्यपाल हैं, उनको भी कुछ महीने पहले गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। सबसे अधिक समय तक लोगों से मिलने, उनकी समस्याएं सुनने और वार्तालाप करने वाली राज्यपाल के रूप में एक नाम रमा बुधिया का अब आप और याद कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे आमा तिहार की। छत्तीसगढ़ में ये जो समय है वो खास तौर पे आमा तिहार के लिए जाना जाता है। आमा तिहार बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला एक खास त्यौहार है। हल्बा जनजाति इसे बड़े चाव से मनाती है या बहुत धूमधाम से मनाती है। आम की फसल जो है अब पकने को आ जाती है और इसके बाद आम जो है उसकी तोड़ाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसके बाद यदि पेड़ों पर आम रह जाए तो फिर वो पके हुए आम हो जाते हैं और उनका अलग वैल्यू हो जाता है, लेकिन कच्चे आम और उससे बनने वाले अमचूर का व्यवसाय बस्तर में बहुत अधिक होता है। अगर मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो अकेले बस्तर संभाग से 20 अरब रुपए का कारोबार होता है अमचूर का, यानी आम के जो सूखे हुए रूप है उसका। तो इस बात को लेकर आमा तोड़ाई उत्सव जो है या आम की फसल को तोड़ने, संग्रहित करने, अमचूर बनाने का उत्सव आमा तिहार के रूप में बस्तर में मनाया जाता है। खास तौर पे हल्बा जनजाति से सेलिब्रेट करती है। फिर बात करेंगे एक बड़े रोचक रिसर्च की। ये रिसर्च सामने आई है किंधा पहाड़ को लेकर। किंधा पहाड़, कहानी सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। किंधा पहाड़ छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित धर्मजगढ़ नाम की जो जगह है, नाम का जो ब्लॉक है, वहाँ मौजूद है। किंधा पहाड़ के बारे में धर्मजगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि यही जगह किष्किंधा है। यदि आपने रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस जानते हैं, तो आपको पता होगा किष्किंधा वो जगह मानी जाती है जहाँ भगवान राम की हनुमान जी से भेंट हुई थी, जहाँ बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ सीता जी ने अपने आभूषण फेंके थे और यही आभूषण बाद में सुग्रीव ने राम जी को दिखाए थे और ये स्पष्ट हुआ था कि सीता जी इसी मार्ग से गई हैं। गांव वालों का कहना है कि ये किंधा क्षेत्र यही हनुमान जी वाला किंधा क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। वैसे भारत के 2 राज्य ऑलरेडी इस बात को लेकर विवाद की स्थिति में रहते हैं। एक है आंध्र प्रदेश और एक है कर्नाटक। इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती है इस बात को लेकर कि किष्किंधा पर्वत एक्चुअल में कहाँ पड़ता है, क्या वो कर्नाटक माना जाए, क्या वो आंध्र प्रदेश। और इस बीच किंधा गांव के जो रिसर्चर हैं उन्होंने ये दावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक भिजवाया है। आज के पत्रिका समाचार पत्र में इसे प्रकाशित भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में भी राम वनगमन मार्ग बन रहा है और इस बात का महत्व दिलाने के लिए, किंधा क्षेत्र के गौरव को वापस दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी अपना दावा पेश करने वाली है कि ये किष्किंधा वाला है किंधा क्षेत्र। यहाँ अगर आप जाएंगे किंधा क्षेत्र घूमने तो यहाँ एक गुफा है जो कि बाली और सुग्रीव के युद्ध की गुफा मानी जाती है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ काफ़ी सालों तक गुफा के भीतर से लाल रंग का पानी बह करके बाहर आता था, जो उस युद्ध में हुए चोट और उससे बहने वाले रक्त का स्वरूप होता था। बहरहाल कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है गांव वालों की, ये गांव वाले बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर
किन्दा क्षेत्र के कारण उस क्षेत्र का उद्धार हो सके, वो टूरिज्म में आ सके, तो ये हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छी बात होगी। फिर हम बात करेंगे दीपक कर्मा की। दीपक कर्मा का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश महासचिव के रूप में कार्य करते थे। दंतेवाड़ा में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में भी एक पद पर रहे, 3 बार रहे। और अगर इनका परिचय इस तरह से ना देखा जाए तो हम इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दीपक कर्मा बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा जी के बेटे थे। राजनीति में सक्रिय थे, कांग्रेस के एक बड़े जाने माने चेहरे माने जाते थे। इनकी माता अभी दंतेवाड़ा क्षेत्र से विधायक भी हैं। बहरहाल इनका निधन में कोविड-19 से हुआ है और ये समाचार हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि आप चाहे पद में कितने भी बड़े हों, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, कोविड-19 किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है। तो भाई खुद को भी सुरक्षित रखिए, अपनों को भी सुरक्षित रखिए। और मैं ऐसा कितना ही कहूँ, ये डर अभी हमारे सबके मनों में, सबके मन में घर करके बैठा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप और हम सब इस संकट की घड़ी से बाहर निकलेंगे। बहरहाल ध्यान रखिए अपना और अपनों का, और सुनने के लिए धन्यवाद आप सबका।